हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जैसा आप जानते हैं, ये जो आपका चैनल है ये आपको प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारी इन्फॉर्मेशन, सारे टॉपिक। और आज हम उसी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ है 2023 के, उसी के पीवाईक्यूज की हम सीरीज देख रहे हैं। तो जिसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और बाकी के जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, वो सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी उसकी बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो यहाँ पर नॉट दिया गया है, इसको बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत करना, इसको मिस मत कर देना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द ट्रेड रिलेशन मिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। मार्केटिंग मिक्स तो पड़ा हुआ है, पता भी है क्या होता है, बट ट्रेड रिलेशन मिक्स जो इंटरनेशनल बिजनेस में है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से क्या नहीं है। प्रोडक्ट वैरायटी, प्राइस पॉलिसी, म्यूचुअल सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेरिटोरियल राइट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं मौजूद होता है जब हम ट्रेड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज वन गाइस, प्रोडक्ट वैरायटी। प्रोडक्ट वैरायटी जो है वो ट्रेड रिलेशन मिक्स का पार्ट नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर जो मैन एलिमेंट्स दिए गए हैं ट्रेड रिलेशन मिक्स के, वो हैं आपके प्राइस पॉलिसी, कंडीशंस फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटोरियल राइट्स एंड म्यूचुअल सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1 2 3 यही आपके क्वेश्चन में दी गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट वैरायटीज नहीं दिया गया है। तो जो हमारा प्राइस पॉलिसी होता है, कॉल फॉर द प्रोड्यूसर टू एस्टैब्लिश अ प्राइस लिस्ट। हम यहाँ पर प्रोड्यूसर को बुलाते हैं और एक प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं। एंड शेड्यूल टू डिस्काउंट एंड अलाउंसेस दैट इंटरमीडियरी सीज द इक्विटेबल एंड सफिशिएंट, लाइक वट एवर द प्राइस पॉलिसीज, जिसमें जो भी चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो डिस्काउंट रिलेटेड हो, अलाउंसेस से रिलेटेड हो, हम यहाँ पर सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम व्यापार संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशंस ऑफ सेल्स यहाँ पर रिफर्स करता है जो भी पेमेंट टर्म्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स की गारंटीज होती है, उन सब के हम बात करते हैं। लाइक कंडीशंस जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर टेरिटोरियल राइट्स, लाइक जिस पर्टिकुलर टेरिटरी यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहे हैं, उसमें उनको क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं, क्या क्या उनको पावर्स मिल रही है, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। और फिर साथ में म्यूचुअल सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस की क्या है, किस किस लेवल पर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से ये चार जो है वो ट्रेड रिलेशन मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जिसमें प्रोडक्ट वैरायटी इंक्लूड नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, many consumers seek to be different exclusive by demanding the less of a commodity as a more people consume is called। सिंपल सा फंडा आपसे पूछा गया है कि जब कंज्यूमर किसी वस्तु की डिमांड कर रहा है ना, और वो मांग बिल्कुल ही भिन्न है, जब किसी वस्तु की मांग भिन्न एवं अनन्य होने के लिए कम इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसका उपयोग अधिक लोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समझिएगा। मतलब सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ कि ब्राउन ब्रेड जो है वो मैक्सिमम पर्सन्स जो है वो यूज कर रहे हैं, तो इसके चलते कुछ कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ब्राउन ब्रेड खाना बंद कर देते हैं, बोल नहीं मैं तो आटा ब्रेड लूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोग खा रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो मतलब बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तु की जो मांग है, जो डिमांड है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और वो इसलिए हो रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो उसको कंज्यूम करना कम कर देता है। तो ये इस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा वो आपको बताना है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने ये सारे इफेक्ट पढ़े होंगे तो आप इजीली बता देंगे कि दिस इज द सेकंड वन। ये जो होता है ये आपका स्नोब इफेक्ट जो है, इसका एग्जाम्पल है। स्नो इफेक्ट कहा जाता है। स्नो इफेक्ट यही होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही डिमांड को बड़ी डिफरेंट तरीके से कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि
उनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो मुझे इसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी बताया गया है। इसी का अपोजिट होता है दिस वन, जो आपका बैंडवैगन इफेक्ट होता है वो इसी का अपोजिट होता है। जो लोग बहुत ज्यादा, अगर कोई चीज बिक रही है तो वो उसी के पीछे जाएंगे कि यार ये लोग खा रहे हैं तो मैं भी इसी को खा के देखूंगा, ये लोग परचेस कर रहे हैं तो मैं भी इसी को परचेस करके देखूंगा। तो दैट इज द आपका बैंडवैगन इफेक्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, बैंडवैगन इफेक्ट जो होता है ये एक मनोवैज्ञानिक घटना, यानी कि हम जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, जिसमें पीपल डू समथिंग प्रिमिलरली बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट। बस इतनी सी लाइन याद रखना। इसमें पर्सन वो करता है क्यों, क्योंकि दूसरे पीपल उसको कर रहे हैं, उसको देखकर वो यहाँ पर उसी काम को करता है। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे को देख लो कि अगर उसके पास वो टॉय है तो मुझे भी चाहिए। छोटे या बड़े किसी को भी देख लो कि भाई उसके पास वो कपड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी वैसे ही चाहिए। तो ये होता है आपका बैंडवैगन इफेक्ट, राइट। इसी का अपोजिट हमने बताया स्नो इफेक्ट। दिस इज द रिवर्स ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, जिसमें डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अदर्स उसको सेम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट एक हमने देखा था वेवलेन इफेक्ट। तो वेवलेन इफेक्ट क्या होता है? वेवलेन जनरली हम ये कह सकते हैं कि एक एबनॉर्मल मार्केट बिहेवियर होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल मार्केट बिहेवियर होता है, वेयर कंज्यूमर परचेज द हायर प्राइस गुड वेयर एज सिमिलर लो प्राइस सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। इस छोटी सी बात से आपको समझ में आ गई होगी भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो हाई प्राइस्ड गुड को प्रेफर करता है, बल्कि उसी का ही सब्सटीट्यूट उसी क्वालिटी का, मतलब उसी क्वालिटी का लो प्राइस पर भी अवेलेबल है, तब भी दे प्रेफर द हायर प्राइस गुड। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल दो शैम्पूज हैं। ठीक है, शैम्पू नंबर 1 एंड शैम्पू नंबर 2, कंपोनेंट सेम है, कंपोनेंट सेम है, क्वालिटी सेम है, लाइक सब कुछ सेम है, बट ये मिल रहा है आपको 500 रुपए का और ये मिल रहा है आपको 250 रुपए का। तो पर्सन जो है वो इसको चूज करेगा जस्ट फॉर कि लाइक उसको, और अगर लाइक उसका ये है कि हायर प्राइस गुड्स को ही उसे प्रिफर करना है। तो वो वाला जो फंडा होता है ये आपका वेवलेन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वेवलेन गुड्स रिफर टू द दोज गुड्स फॉर विच कंज्यूमर्स लाइकिंग और डिसलाइकिंग इज डिटरमाइंड बाय द राइज एंड फॉल ऑफ प्राइस। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने और घटने पर डिपेंड करता है। अगर इसी का प्राइस घट गया तो वो इसको लाइक डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसी शैम्पू का प्राइस अगर बढ़ गया तो वो इसको लाइक करना शुरू कर देंगे। ये वाला फंडा जो है वो यहाँ पर आपको देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज को सोशल स्टेटस को लेकर चलता है। चलिए नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो बड़ा सिंपल सा है, जैसा आप जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूट टू कंज्यूम स्विचिंग टू चीपर अल्टरनेटिव व्हेन इट इज प्राइस राइज। जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है तो और जो लाइक जैसे प्राइस आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है, सब्स्टिट्यूट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि टी एंड कॉफी, हम देख रहे हैं कि टी का जो प्राइस है वो सडनली इंक्रीज हो गया है, तो लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूट यानी कि कॉफी का जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ये कंडीशन तब है जब इनकम आपकी स्टेबल है और साथ ही साथ जो लाइक इनका जो प्राइस है, कमोडिटी का जो प्राइस है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का जो प्राइस है वो आपका सिमिलर है, सेम है, उस केस में आपका ये होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी जैसे ही किसी की कीमत बढ़ती है तो सस्ते विकल्प जो हैं उसको स्विच कर देते हैं और उनको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए। और यस, ये तभी होगा जब क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जैसे मैंने कहा टी कॉफी, है ना, तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट के केसेस में ही आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कंटिन्यू नोट कर रही हूँ कि ये करीबन हर साल ही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय द high involvement but a few perceived difference among the brand is known as।
एक डायग्राम है वो आपको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अभी आपको वो डायग्राम दिखाती हूँ मैं। तो उसमें ये 4 कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं, या कि लाइक हाई इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट, है ना। और ये जो सब्स्टिट्यूट वाली जो कंडीशन बताई गई है ना, कि ब्रांड्स के बीच में बहुत कम डिफरेंसेस है और ब्रांड्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 जो होते हैं ना, ये आपके कंज्यूमर्स के बिहेवियर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूस बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। और ये डायग्राम्स के थ्रू आप आसानी से इसको समझ सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन को फिर से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है बाइंग बिहेवियर इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई इन्वॉल्वमेंट। कैसा इन्वॉल्वमेंट है? हाई इन्वॉल्वमेंट है। बट द फ्यू परसिव डिफरेंसेस अमंग द ब्रांड, लेकिन ब्रांड्स के बीच में डिफरेंसेस जो है वो बहुत कम है। वो कौन सी कंडीशन होगी? ये देखिए, मैंने जैसे कहा हाई इन्वॉल्वमेंट है और फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड, तो दैट मीन्स कि आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस है, ध्यान से देखिएगा। हाई इन्वॉल्वमेंट अगर कस्टमर का हो रहा है अपनी परचेजिंग के लिए, हाई इन्वॉल्वमेंट है परचेजिंग के लिए, और जो ब्रांड्स हैं उनमें भी अच्छा खासा डिफरेंसेस मौजूद है। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोटस के ब्रांड्स को प्रेफर कर रहे हो, है ना, तो लोटस और लैक्मे बिल्कुल अलग अलग ब्रांड्स हो गए हैं, और आपका जो हाई इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लोटस को लेकर है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। वहीं आपका पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट जो है वो शॉपिंग में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आप एंटर हुए और आपने देखा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस ब्रांड्स के बीच में ऑलरेडी मौजूद है। यू नो दैट कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो कभी आप लोटस प्रेफर कर रहे हो, कभी आप लैक्मे प्रेफर कर रहे हो, कभी आप मैवलिन प्रेफर कर रहे हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ईयर, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू चूज। बस आप गए और आपने जाकर परचेज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड कि आप लो इन्वॉल्वमेंट रखते हो, आपको परचेजिंग से कोई इतना वो नहीं है, मतलब नहीं है, बस आपको अपना सामान चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वहीं आप देख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा लाइक हाई इन्वॉल्वमेंट रखते हैं आप परचेजिंग के लिए, और जो भी ब्रांड आप चूज कर रहे हो उसमें बहुत ही कम डिफरेंसेस मौजूद होता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन्स भी क्रिएट कर सकता है। आप ये कहते हो बहुत ही कम डिफरेंसेस होता है बिटवीन द ब्रांड, लाइक क्वालिटी के परस्पेक्टिव से। सब में आपने देखा होगा कि शैम्पूज अगर या सोप की हम बात करें तो डिफरेंट फ्लेवर्स के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर्स के आपको मिल जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी बताइए, फ्यू डिफरेंसेस होता है आपके ब्रांड्स के बीच में, तो वहां पर आप थोड़ा सा, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो हाई इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होता है, और फिर आप चूज करते हो बहुत अच्छे से, और उसके बाद फिर आप लेते हो कि यार हाँ मुझे यही लेना चाहिए। एक होता है लो इन्वॉल्वमेंट एंड फ्यू डिफरेंस बिटवीन दी ब्रांड। तो ये आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्यों बोला गया है? कि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपकी हैबिट है, आप उसी को चूज करोगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपको गुड्डे के बिस्किट पसंद है, तो गुड्डे के बिस्किट्स रखे हुए हैं, वहीं प्रिया गोल्ड भी रखा हुआ है, वहीं मल्टीपल और भी बिस्किट्स रखे हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर हैबिट कि आप बस एंटर गए और आपको पता है कि हाँ मुझे गुड्डे का बिस्किट ही उठाना है, तो आपने उसको उठाया और आप चले गए। तो दैट इज द हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो इस तरह से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी आपके जो है वो 4 तरह के हो सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, हाई इन्वॉल्वमेंट फ्यू परसिव डिफरेंसेस, तो आपने देखा कि ये डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक ना, यस। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, इफ देयर आर द डिफरेंस इन कंज्यूमर रिस्पॉन्स, brand name, product is essentially a commodity and the competitions will probably be based on price। कि जो भी हमारे उपभोक्ता की प्रतिक्रिया में अंतर है, उसके ब्रांड नेम में, उत्पाद अनिवार्यता में, एक वस्तु है, और इस समय पर जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर बेस्ड होता है। देयर इज अ डिफरेंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स, ब्रांड नेम, सभी में आपका अंतर है, तो आपका जो कंपटीशन होगा वो प्राइस के ऊपर बेस्ड होगा। ये बोला गया है स्टेटमेंट 1 में। तो पहले तो यही देख लो कि क्या स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है, इसी को पहले माइंड में आप रख लो। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ब्रांड इक्विटी इज रिफ्लेक्टेड इन परसेप्शन। ब्रांड की जो इक्विटी होती है वो परसेप्शन को बताती है, परफॉर्मेंस बताती है, बिहेवियर बताती है, रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द ब्रांड।
यस, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको स्टेटमेंट साफ साफ समझ में आ जाएगा कि सही हो रहा है या गलत बोला जा रहा है। अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखो कि हाँ, ब्रांड इक्विटी बाकी में रिफ्लेक्ट करता है। ब्रांड की इक्विटी जो होती है वो बनती है परसेप्शन, परफॉर्मेंस, बिहेवियर से रिलेटेड। तो दैट इज ट्रू कि भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही लग रहा है। बट क्या लाइक अगर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट, इन सब में डिफरेंस होता है, तो क्या कंपटीशन जो होता है कमोडिटी का वो सिर्फ प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है? क्या ब्रांड की पोजीशन, ब्रांड का नेम, इन सब से कोई रिलेशन नहीं होता है? सिर्फ प्राइस के ऊपर बेस्ड होगा क्या वो? नहीं होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। द आंसर इज 4। बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एम्प्लॉय बिलीव employee believe in the degree to which they affect their work environment, their competence, the meaningfulness of their job, and the perceived autonomy is their work is known as. अब देखो, जो भी एम्प्लॉयज हैं तो ये कह रहे हैं कि जो क्रमिकों का विश्वास है कि वे किस हद तक के कार्य परिवेश को प्रभावित करते हैं, उनका सामर्थ्य, उनके कार्य की अर्थपूर्णता और कार्यों के प्रति कार्यों में उनके द्वारा महसूस की गई स्वायत्ता को किस रूप में माना जाता है। मतलब एक पर्सन अगर पूरी तरह से इन्वॉल्व है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, है ना, तो उसके ऊपर वर्क एनवायरनमेंट, उसकी कॉम्पिटेंस, मीनिंगफुलनेस, जो उनका जॉब है उसकी मीनिंगफुलनेस या ऑटोनॉमी, हर चीज पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसकी जो बिलीफ और डिग्री है उसको क्या कहा जाएगा? जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट? सोच के देखिए। सो द राइट आंसर इज 3 गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व है आपके उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बाकी के टर्म्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या कहता है? जॉब इन्वॉल्वमेंट को जॉब पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल का एक, कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल आपकी आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसकी पर्टिकुलर जॉब के लिए। ये एक डिग्री होती है एम्प्लॉय की जो आइडेंटिफाई करती है विद देयर वर्क एक्टिविटी के साथ में उसका पार्टिसिपेशन बताती है ना। तो इन्वॉल्वमेंट क्या है? उसका पार्टिसिपेशन है उसके पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट। सेटिस्फैक्शन क्या होता है? सेटिस्फैक्शन की जब वो अपनी जॉब कर रहा है तो उस समय उसको क्या फीलिंग आ रही है, उसकी वेलबींग, उसकी हैप्पीनेस, जो वो काम कर रहा है अपने वर्क प्लेस पर, अपने वर्क इन्वायरमेंट में रहकर, उसमें उसको क्या बेनिफिट्स उसको फील हो रहा है, मतलब इंटरनली क्या फीलिंग उसे फील हो रही है, दैट इज कॉल्ड द जॉब सेटिस्फैक्शन। वहीं साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो होता है ये अपने आप में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ये बताता है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, ऑटोनॉमी, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिसीजन मेकिंग पावर है जिसकी वजह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली एम्पावर हो चुका है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके फोर आपकी कॉग्निशंस हैं जो आपको देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग हो गया सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉम्पिटेंस और इसके इम्पैक्ट। तो इसकी वजह से उसकी जो है ना यहाँ पर अपनी खुद की बिलीफ, वैल्यू और स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता है। तो जहां पर आपको ये बिलीफ वर्ड दिखने में आ रहा है ना, ऑन बिलीफ, वैल्यूज, स्टैंडर्ड, तो वही आप मान लीजिए साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात वहां पर की जा रही है। नेक्स्ट आपका अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कितना कनेक्टेड है, कितना बॉन्ड आपका जुड़ चुका है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉन्डिंग या कनेक्शन की बात की जा रही है एम्प्लॉयज और उनके एम्प्लॉयर के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है ना, ये भी साइकोलॉजी बेस्ड है बट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बेस्ड होती है, जो इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बताती है उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया दोनों में कि यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात की जा रही है कि उसको क्या पावर मिली है जो उसको मोटिवेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यहाँ पर एक बॉन्डिंग क्रिएट की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है, तो ये हो गए आपके चारों पॉइंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि आपके गैन चार्ट इज एप्लीकेबल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो बड़ा ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन पूछा गया है कि गैन चार्ट जो है वो किससे रिलेटेड होता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये जो चार्ट हमने पढ़ा हुआ है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ा हुआ है। प्रोडक्शन में जब शेड्यूलिंग की जाती है तो इस चार्ट का यूज किया जाता है। तो डायरेक्टली हम मैं बता दूं इसका आंसर जो है वो दैट इज द 2-1, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज द राइट आंसर। बट व्हाट अबाउट द टाइम स्टडी, सेल्स फोरकास्टिंग, मोशन स्टडीज, चलो वो भी देख लेते हैं। पहले तो गैन चार्ट समझ लीजिए। गैन चार्ट जो है इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। क्या होता है ये? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है दैट इलस्ट्रेट द वर्क कंप्लीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बताता है, ये एक अंदाजा लगा लेता है कि हमको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अपना ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, जिसके लिए हम एक टाइम प्लान करते हैं, एक सेक्शंस डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक चार्ट होता है जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं। लेफ्ट साइड में आपकी आउटलाइंस होती है, लिस्ट ऑफ टास्क होता है, और राइट साइड्स में आपकी टाइमलाइन होती है। ठीक है, इस तरह से आपका है। तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो लेफ्ट साइड जो होता है यहाँ पर आपके लिस्ट ऑफ टास्क दिया हुआ, लिस्ट दिया है कि मुझे ये काम करना है। और यहाँ पर आपकी टाइमलाइन होती है कि आपको 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कितना टाइम करना है। और उसके बेसिस पर आप ना वर्क को विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ भाई इतनी देर में मेरा ये टास्क कंप्लीट हो सकता है। दिस चार्ट यू कैन यूज टू योर स्टडी ऑल्सो, बिकॉज इसकी हेल्प से आपको एक विजुलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा कि आप कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज दी लाइक एक एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है। तो कि किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने टास्क दिया है कि प्लानिंग, रिसर्च, डिजाइन, इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलो आपको ये करना है। और यहाँ आपकी टाइमलाइन दी हुई है कि इस तरीके से आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मंथ के बेसिस पर बताया है। तो इस तरह से आपका ये गैंग चार्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। लेफ्ट और राइट आपका चेंज हो सकता है, वो इतना मैटर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी, टाइम स्टडी एंड टाइम मोशन स्टडी किसे कहा जाता है। तो टाइम स्टडी क्या होता है? सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो टाइम स्टडी इज द मैथोलॉजिकल वे टू ऑब्जर्व एंड मेजर योर एम्प्लॉइज वर्क रेट यूजिंग द टाइमिंग डिवाइस। टाइमिंग डिवाइस का यूज करके आप ये देखते हो कि कितने टाइम में उसने अपने टास्कों को कंप्लीट किया है, किसने? एम्प्लॉइज ने। वही मोशन स्टडी ये टेक्निक होती है जो बताती है आपका कि मूवमेंट और एक्शंस कितना इन्वॉल्व है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये तो टाइम हो गया, कितने टाइम में आप कर रहे हो वो आप चेक कर रहे हो। और मूवमेंट्स देख रहे हैं, देख रहे हैं कि आप आपने जो काम किया हुआ है उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो रही है, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी किस तरह की है, और उस हिसाब से ही आपका टास्क जो है वो प्रॉपरली मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से टाइम और मोशन स्टडी आपको देखने को मिलेगी। वही एक और जो वर्ड आता है सेल्स फोरकास्टिंग, दिस इज द टेक्निक जिसमें हम प्रीवियस डेटा को देखते हुए आगे का फोरकास्ट करते हैं कि आगे का फोरकास्ट करते हैं कि आगे हम कितना सेल्स हो सकता है या कितना हमारा रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, या अभी हमने इतने रिसोर्सेस यूज किए थे इतने सालों में, तो आगे का हमारा जो है वो कितने रिसोर्सेज का हम एक एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए सेल्स फोरकास्टिंग है कि हाँ इतनी चीज़ों के बेसिस पर हमारा जो सेल्स है वो अभी इतना है तो आगे इतना हो सकता है। तो इसके लिए भी कई सारी मेथड्स यूज की जाती है। सो दिस इज द गैंट चार्ट। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लासेस की मिल जाए। थैंक यू सो मच।